क्या आपने कभी सोचा है कि आप बुरी आदतों में क्यों फंसे रहते हैं, जब आप जानते हैं कि वे हानिकारक हैं? या कुछ लोग अपनी हानिकारक दिनचर्या से कैसे आसानी से मुक्त हो जाते हैं और अपना जीवन बदल लेते हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसके पीछे एक विज्ञान है, एक सरल सूत्र जो आपको अपना जीवन बदलने में मदद कर सकता है? चार्ल्स डुहिग की एट पावर ऑफ हैबिट में आप जानेंगे कि आदतें कैसे हमारे जीवन, स्वास्थ्य, उत्पादकता और सफलता को प्रभावित करती हैं। लिसा एलन जैसे लोगों की कहानियों से, जो वर्षों की लत से मुक्त हुए, हमारा दिमाग आदतों को कैसे संग्रहित करता है, इस पर अभूतपूर्व शोध तक। यह किताब बताती है अच्छाई के लिए आदत की शक्ति का उपयोग करने के रहस्य। मेरे साथ रहें जैसे हम इन कहानियों, विज्ञान और व्यावहारिक तकनीकों में गहराई से जाते हैं, जिन्हें आप अपनी आदतें बदलने के लिए अपना सकते हैं। चाहे आप बुरी आदत छोड़ना चाहें या नई रूटीन बनाना, यह सारांश आपको बताएगा कैसे। आइए साथ जानें कि आदतें कैसे काम करती हैं और अंत में आप अपने जीवन को बदलने का पहला कदम उठाने को तैयार होंगे। क्या आप अपनी आदतें बदलने को तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आदत का इलाज। लिसा एलन 34, 16 साल की उम्र से शराब और सिगरेट की लत से जूझ रही थी। इन संघर्षों के साथ लिसा को अपने वजन की भी आजीवन समस्या थी। वह इससे लगातार परेशान रहती थी। इसके अलावा वह $10,000 से ज्यादा के कर्ज में डूबी हुई थी और हालात बिगाड़ते हुए वह 1 साल से ज्यादा किसी नौकरी को नहीं रख पाती थी। लेकिन आज शोधकर्ताओं के सामने बैठी महिला बिल्कुल अलग थी। ये लिसा पतली, फिट और खुशी से भरी हुई थी। उसके पैर एक धावक की तरह मजबूत थे। पुरानी तस्वीरों से तुलना करें तो वह कम से कम 10 साल छोटी लग रही थी। लिसा अब कर्ज मुक्त थी, शराब और सिगरेट छोड़ चुकी थी और 3 साल से एक ग्राफिक डिजाइन फर्म में काम कर रही थी। आपने आखिरी बार सिगरेट कब पी थी? शोधकर्ताओं में से एक ने पूछा। लिसा ने जवाब दिया, लगभग 4 साल हो गए हैं। मैंने 60 पाउंड घटाया और एक मैराथन पूरी की। मैं मास्टर्स कर रही हूं और अपना घर खरीद लिया है। लिसा का जीवन सकारात्मक बदलावों से भरा था। पिछले 3 सालों से विशेषज्ञ लिसा और 23 अन्य लोगों का अध्ययन कर रहे थे। कुछ शराबी थे, कुछ चेन स्मोकर थे, कुछ मोटापे से जूझ रहे थे, कुछ शॉपिंग के आदी थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने इस शोध को वित्त पोषित किया। लिसा और अन्य प्रतिभागियों में एक बात समान थी, वे सब कम समय में बुरी आदतों से मुक्त हो गए और विशेषज्ञ इसके रहस्य को जानना चाहते थे। शोधकर्ताओं ने उनके घरों में कैमरे लगाए। सभी का एमआरआई स्कैन किया गया क्योंकि उन्हें नशे की लत थी। मुझे पता है आपने यह कहानी पहले सुनाई है, पर क्या आप फिर बता सकते हैं कि आपने धूम्रपान कैसे छोड़ा? एक शोधकर्ता ने पूछा। और इस तरह लिसा ने अपनी कहानी फिर से शुरू की। लिसा छुट्टियां मनाने काहिरा, मिस्र गई थी। कुछ महीने पहले उसका पति एक दिन काम से आया और कहा कि वह तलाक चाहता है क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। लिसा पूरी तरह से टूट गई। उसे यकीन नहीं हुआ, पर सच्चाई उसके सामने थी। उसका पति किसी और से प्यार करता था और लिसा के साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहता था। वह बर्बाद हो गई थी। अपना दुख भुलाने के लिए लिसा ने शराब और सिगरेट का सहारा लिया, लेकिन वे भी दर्द को कम नहीं कर पाए। लिसा अपने पति और उसकी प्रेमिका का पीछा करने लगी। वे जहां भी जाते वह उनका पीछा करती। वह रात में पति की प्रेमिका को फोन करके काट देती। एक रात लिसा नशे में धुत प्रेमिका के घर पहुंची और हंगामा मचाया। वह चिल्लाई, दरवाजा पीटा, गालियां दी और घर जलाने की धमकी तक दी। वह उसके जीवन का सबसे बुरा दिन था। उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, दुखी और अकेली। अचानक उसे याद आया कि वह हमेशा मिस्र के पिरामिड देखना चाहती थी। उसके कार्ड पर कुछ क्रेडिट बचा था, तो उसने यात्रा करने का फैसला किया। काहिरा में पहली सुबह लिसा मस्जिद की अजान से जागी। उसका कमरा अंधेरा था और जेट लैग से उसे भयानक सिरदर्द था। उसने सिगरेट की तलब में अंधेरे में एक जलाई, पर तंबाकू की गंध के बजाय उसे जलते प्लास्टिक की बदबू आई। जो उसने मार्लबोरो सिगरेट समझा था वह दरअसल एक पेन था। निराश लिसा ने खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस किया। पिछले कई महीनों से वह गुस्सैल, परेशान और खोई हुई थी। वह खुद पर शर्मिंदा थी
और अक्सर निराशा से घिर जाती थी। वह रातों को घंटों रोती और बेकाबू होकर खाती रहती थी। उसके पास न नौकरी थी और वजन बढ़ता ही जा रहा था। उसका जीवन जैसे पूरी तरह बिखरने के कगार पर था। वह इतनी लाचार थी कि ठीक से सिगरेट भी नहीं जला पाई। कुछ महीने बीते और फिर एक दिन लिसा ने एक फैसला किया। वह उठी, नहाई और होटल से बाहर निकली। वह टैक्सी से स्फिंक्स और गीजा के पिरामिड गई जो रेगिस्तान में थे। लिसा ने ठान लिया कि वह अपना जीवन इस तरह नहीं बिगड़ने देगी। उसे एक लक्ष्य चाहिए था जो उसके जीवन को दिशा दे। उसने वादा किया कि अगले साल मिस्र लौटकर रेगिस्तान में ट्रैक करेगी। हर हाल में वह इस लक्ष्य को पूरा करने पर अड़ी थी। यह विचार उसे पागलपन भरा लगा। वह मोटी थी और उसके पास पैसे भी कम थे, पर लिसा ने चुनौती स्वीकारी और अब वह कुछ भी करने को तैयार थी। पहला कदम था धूम्रपान छोड़ना। करीब एक साल बाद लिसा और 6 अन्य लोग मिस्र में रेगिस्तान ट्रैक पर निकले। लिसा ने अपने आप से किया वादा पूरा किया। जैसे ही लिसा ने धूम्रपान छोड़ा, उसका जीवन बदलने लगा। अगले 6 महीनों में उसने धूम्रपान छोड़ने के लिए जॉगिंग शुरू की। अतिभोजन रोकने के लिए उसने स्वस्थ आहार अपनाया। वह समय पर सोती और जागती थी, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ी। फिजूल खर्ची की बजाय उसने भविष्य के लिए बचत शुरू की। लिसा ने मैराथन दौड़ी, पढ़ाई फिर शुरू की और नया घर खरीदा। शोधकर्ताओं ने लिसा के मस्तिष्क में पुराने पैटर्न देखे, पर वे कमजोर थे। उसके दिमाग में नए मजबूत तंत्रिका मार्ग बने जो स्वस्थ आदतों से जुड़े थे। लिसा शोधकर्ताओं की पसंदीदा बनी क्योंकि उसने अपना दिमाग फिर से तारबद्ध किया था। आदतें कैसे काम करती हैं 1933 में यूजीन पॉली सैन डिएगो की एक प्रयोगशाला में आया। वह 6 फुट से ऊंचा, बुजुर्ग था और नीली बटन डाउन शर्ट पहने था। उसके बाल रुई जैसे सफेद थे और वह धीरे चलता था, शायद गठिया के कारण। चिकित्सा साहित्य में उनके जैसे लोगों को अक्सर ईपी कहा जाता है। लगभग 1 साल पहले यूजीन अचानक बीमार पड़ गया था। उसे उल्टी होने लगी और पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। लगातार उल्टी से वह निर्जल हो गया तो पत्नी उसे अस्पताल ले गई। उस समय यूजीन को तेज बुखार था, जिसने उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया। जब नर्स ने उसकी बाह में आईवी लगाने की कोशिश की तो यूजीन ने आक्रामक होकर उसे लात मारी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया। बेहोशी में डॉक्टर ने रीढ़ से द्रव निकाला और तुरंत समस्या समझ गए। सामान्यतः मस्तिष्क और रीढ़ के बीच का द्रव साफ होता है और रेशम के धागे की तरह बहता है, लेकिन यूजीन के शरीर से निकाला गया द्रव अलग था। वह धुंधला और चिपचिपा था। जांच से पता चला कि यूजीन को वायरल एन्सेफलाइटिस था, जो ठंड के घाव और हल्का बुखार पैदा करता है। हालांकि ये वायरस आमतौर पर हानिरहित है, मगर मस्तिष्क तक पहुंचने पर घातक हो सकता है। मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क में पहुंचकर वायरस नाजुक मस्तिष्क ऊतक को खाने लगता है, हमारे विचारों और सपनों को निगल जाता है। यूजीन के मामले में उसके दिमाग का कुछ हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने वायरस को और फैलने से रोकने के लिए यूजीन को एंटीवायरल दवाओं की बड़ी खुराक दी। यूजीन अगले 10 दिन कोमा में रहा, जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा। धीरे धीरे दवा ने असर दिखाना शुरू किया और उसका बुखार उतर गया। वायरस उसके शरीर से गायब होने लगा। कोमा से जागने पर यूजीन मानसिक रूप से कमजोर था, पर जीवित था। एक चमत्कार। डॉक्टरों ने उसके और टेस्ट किए। शारीरिक रूप से यूजीन ठीक था। वह अपने अंगों को हिला सकता था और प्रकाश व ध्वनि पर प्रतिक्रिया देता था। लेकिन मस्तिष्क स्कैन से पता चला कि वायरस ने उसके दिमाग के बीच के हिस्से को खा लिया था। जहां कपाल और रीढ़ की हड्डी जुड़ते थे, वहां अब एक खाली जगह थी। डॉक्टर ने यूजीन की पत्नी को बताया कि यूजीन अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैंने किसी को मौत के इतने करीब से वापस आते नहीं देखा।
मैं झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, पर यह केस हमारे लिए बिल्कुल अनोखा है। कुछ हफ्तों बाद यूजीन को अस्पताल से छुट्टी मिली और पुनर्वास शुरू हुआ, लेकिन वह बीते दिनों, हफ्तों या महीनों को याद नहीं कर पाता था। डॉक्टर कितनी बार भी अपना परिचय दें, यूजीन उनके नाम याद नहीं रख पाता। घर पर यूजीन अपने दोस्तों को पहचान नहीं पाता था। कभी कभी वह सुबह उठकर रसोई में जाकर बेकन और अंडे बनाने लगता। फिर वह बेडरूम लौटकर रेडियो चालू कर देता। 40 मिनट बाद वह फिर उठता, बेकन बनाता और रेडियो चालू करता। यूजीन स्मृति लोप विशेषज्ञों के लिए एक दिलचस्प केस बन गया। इनमें से एक थे लैरी स्क्वायर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो से। स्क्वायर 30 साल से स्मृति के न्यूरोएनाटॉमी का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने देखा कि यूजीन नई जानकारी को याद नहीं रख पाता था। पोते पोतियों की तस्वीरें देखकर भी वह उन्हें पहचान नहीं पाया। उसे बीमार होने या अस्पताल में रहने की भी याद नहीं थी। स्क्वायर ने देखा कि यूजीन घर में आसानी से घूम सकता था। घर का लेआउट कैसे याद है, पूछने पर यूजीन बता नहीं पाया। वह रसोई बाथरूम जानता था, पर कैसे ये नहीं समझ पाता था। लेकिन जब घर का नक्शा बनाने को कहा गया, वह नहीं बना पाया। यूजीन की याददाश्त गई थी, पर उसकी आदतें नहीं गई थीं। इन्हीं आदतों की वजह से वह घर में घूम पाता था। वह पड़ोस में भी रास्ता जानता था और सैर से घर लौट आता था। पर जब पूछा गया कि ये कैसे करता है, यूजीन बता नहीं पाया। यूजीन की दिनचर्या कुछ इस तरह थी। वह सुबह उठता, गेट से बाहर निकलता, पड़ोस में टहलता और एक छोटा पत्थर लेकर लौटता था। फिर वह सोफे पर बैठकर हिस्ट्री चैनल देखता था। यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। हालांकि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, पर आदतें बरकरार थीं। इन्हीं आदतों की वजह से यूजीन पड़ोस में घूम और आसानी से घर लौट सकता था। मानव मस्तिष्क प्याज जैसा है, कई परतों से बना हुआ। बाहरी परतें जटिल सोच प्रक्रियाओं को संभालती हैं, पर अंदर मूल संरचनाएं स्वचालित क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। चाहे हम याद रखें या नहीं, ये आदतें कभी नहीं मिटती, भले ही याददाश्त चली जाए। मानव खोपड़ी के मध्य में गोल्फ बॉल के आकार का बेसल गैंग्लिया नामक ऊतक होता है। यहीं हमारी आदतें संग्रहित होती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि हम आदतें इसलिए बनाते हैं क्योंकि मस्तिष्क ऊर्जा बचाना चाहता है। वह हर दिनचर्या को आदत में बदलता है ताकि जटिल कार्यों पर ध्यान दे सके, जैसे चलते, जूते बांधते, कपड़े पहनते या दांत ब्रश करते समय हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हमारे हाथ पैर अपने आप चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि ये कार्य आदत बन गए हैं, हम इन्हें स्वचालित रूप से करते हैं। दरअसल हमारा दिमाग इन कामों को महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण में बांटता है। इससे दिमाग आदतों पर कम मेहनत करता है और कठिन कामों के लिए ऊर्जा बचाता है। दांत ब्रश या जूते बांधते समय हमारा बेसल गैंग्लिया पूरी तरह सक्रिय होता है। इन स्वचालित आदतों से हम बेहतर निर्णय ले पाते और गहन सोच सकते हैं। आदत का चक्र। तो आप एक आदत कैसे बनाते हैं? आदत का चक्र एक सरल पैटर्न में काम करता है। संकेत, क्रिया, पुरस्कार। संकेत, क्रिया, पुरस्कार। इस चक्र को बार बार दोहराने से व्यवहार स्वचालित हो जाता है। संकेत, क्रिया, पुरस्कार। संकेत, क्रिया, पुरस्कार। लेकिन संकेत वास्तव में क्या है? यह वह ट्रिगर है जो व्यवहार को शुरू करता है। क्रिया वह व्यवहार है जो हम करते हैं, और पुरस्कार वह है जो व्यवहार को दोहराने को सुनिश्चित करता है। 1969 में MIT वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक स्मृति प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि घायल बेसल गैंग्लिया वाले चूहों को भूल भुलैया या खाद्य डिब्बे खोलने में कठिनाई होती थी। ऐसा लगा जैसे चूहों ने अपनी याददाश्त खो दी हो। वैज्ञानिकों ने चूहों की बुनियादी दिनचर्या का निरीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने चूहों के दिमाग में छोटे तार डाले ताकि मस्तिष्क की गतिविधि की निगरानी कर सकें।
सेंसर की तरह काम करने वाले ये तार सारी जानकारी सीधे कंप्यूटर को भेजते थे। प्रयोग में चूहों को टी आकार की भूल भुलैया में रखा गया, जिसके अंत में चॉकलेट थी। हर चूहे का काम था चॉकलेट को खोजना। शुरू में एक विभाजन चूहों को बाकी भूल भुलैया से अलग करता था। एक तेज क्लिक की आवाज विभाजन हटने का संकेत देती, जिससे चूहे चॉकलेट खोजने लगते। जैसे ही प्रयोग शुरू हुआ, चूहे भूल भुलैया में भटकने लगे, कोने सूंघते और दीवारें खरोंचते। वे चॉकलेट की गंध पा सकते थे, पर यह पता नहीं लगा पा रहे थे कि वह कहाँ है। चूहे दाएं मुड़ते, फिर बाएं, पर आखिर में सबको चॉकलेट मिल गई। कंप्यूटर से जुड़े दिमाग के सेंसर तुरंत मस्तिष्क गतिविधि दिखाते थे। चित्रों से पता चला, चॉकलेट खोजते समय चूहों का बेसल गैंग्लिया पूरी ताकत से काम कर रहा था। जब वे दीवारें खरोंचते या हवा सूंघते, उनका बेसल गैंग्लिया बहुत सक्रिय होता था। वैज्ञानिकों ने कई बार प्रयोग दोहराया, चूहों को वही भूल भुलैया और दिनचर्या से गुजारा। आखिरकार कुछ बदल गया। चूहों ने बेमकसद भटकना बंद कर दिया। वे अब हवा नहीं सूंघते या दीवारें नहीं खरोंचते थे। इस बार वे सीधे चॉकलेट की ओर गए। उन्हें पता था कि वह कहाँ है। सेंसर ने दिखाया कि बेसल गैंग्लिया की गतिविधि कम हो गई थी। यह पहले जितना सक्रिय नहीं था। चूहों के लिए चॉकलेट ढूंढना आदत बन गया था, जिस पर अब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। संकेत क्लिक की आवाज थी। दिनचर्या भूल भुलैया में थी और इनाम चॉकलेट था। चूहों के बार बार इस आदत लूप से गुजरने पर बेसल गैंग्लिया ने आदत को संग्रहित किया। शुरू में पूरे मस्तिष्क की सक्रियता चाहिए थी, पर आदत बनने पर बेसल गैंग्लिया का प्रयास कम हुआ। इस प्रयोग ने साबित किया कि मस्तिष्क आदतों को संग्रहित कर ऊर्जा बचाता है। सफलता की आदत। बुरी आदतें बनी रहती हैं क्योंकि वे सही संकेत की प्रतीक्षा करती हैं। एक बार ट्रिगर होने पर हम वही दिनचर्या दोहराते हैं। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है बुरी आदत को अच्छी से बदलना। इसके लिए संकेत और इनाम वही रखें, पर दिनचर्या बदलें। मान लें आपको पूरे दिन इंटरनेट ब्राउज करने की आदत है। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने से उत्पादकता कम होती है और अच्छी आदतों के लिए समय नहीं मिलता। देर तक फोन स्क्रॉल करने से सुबह देर से उठेंगे, पर इसे बदल सकते हैं। पहले संकेत पहचानें। घर आना, फोन उठाने के बजाय दौड़ने के जूते पहनकर जॉगिंग पर जाएं। यह आपकी नई दिनचर्या बन जाती है। 1 घंटे बाद खुद को पुरस्कृत करें, एक ताजा स्ट्रॉबेरी स्मूदी के साथ। जब आप यह नया चक्र दोहराते हैं, संकेत, दिनचर्या, इनाम, तो नई आदत बनने लगती है। संकेत वही रहता है, काम से घर आना। नई दिनचर्या जॉगिंग है और इनाम स्ट्रॉबेरी स्मूदी है। यह आदत चक्र आपको कोई भी बुरी आदत छोड़ने में मदद कर सकता है। याद रखें, संकेत, दिनचर्या, इनाम। बुरी आदत तोड़ने के लिए संकेत और इनाम वही रखें, पर दिनचर्या बदलें। अब अगली कहानी से सीखते हैं। ट्रेविस लीच एक मुश्किल माहौल में पले बढ़े। उनके माता पिता दोनों नशे के आदी थे। रोज ट्रेविस घर आकर देखता कि माता पिता नशे में टीवी के सामने बेसुध पड़े हैं। जब ट्रेविस 9 साल का था, उसकी मां को नशा और वेश्यावृत्ति के लिए गिरफ्तार किया गया। उसी साल ट्रेविस ने देखा कि उसके पिता ने हेरोइन की ओवरडोज ली। ट्रेविस ने पिता को फर्श पर देखा। उनका चेहरा नीला पड़ गया था। उसके भाई ने पिता को सीधा करने की कोशिश की, जबकि बहन ने उनका मुंह खुला रखा ताकि जीभ न अटके। ट्रेविस मदद के लिए 911 पर कॉल करने पड़ोसियों के पास दौड़ा। 16 साल की उम्र तक ट्रेविस हाई स्कूल छोड़ चुका था। उसने कहा कि वह बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, पीछा करते और उस पर चीजें फेंकते थे। ट्रेविस के लिए स्कूल और शहर छोड़ना सबसे आसान रास्ता लगा। वह फ्रेस्नो जाकर मैकडॉनल्ड्स और हॉलीवुड वीडियो में काम करने लगा। काम पर ट्रेविस को अक्सर असभ्य ग्राहकों को झेलना पड़ता था। एक बार एक ग्राहक चिल्लाया, मुझे रैंच ड्रेसिंग दो, मूर्ख। ट्रेविस गुस्से में आ गया और चिल्लाया, मेरे ड्राइव थ्रू से निकलो। उसने ग्राहक की कार पर चिकन नगेट्स भी फेंक दिए। कभी कभी ट्रेविस इतना गुस्सा हो जाता कि शिफ्ट के बीच में रोने लगता। वह अक्सर काम पर देर से आता या पूरी शिफ्ट ही गायब हो जाता। घर पर वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता, खुद को बेहतर बनने और सामान्य व्यवहार करने का आदेश देने की कोशिश करता। लेकिन सच्चाई ये थी
कि ट्रेविस को सामाजिक रूप से फिट होने में दिक्कत होती थी। कैश काउंटर पर उसकी लाइन अक्सर लंबी होती जाती, जिससे मैनेजर उसे डांटता। ऐसे वक्त में ट्रेविस घबराहट से कांपने लगता और सांस फूलने लगती। एक दिन हॉलीवुड वीडियो के एक नियमित ग्राहक ने ट्रेविस से बातचीत शुरू की। ग्राहक ने सुझाव दिया कि ट्रेविस को स्टारबक्स में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये ग्राहक फोर्ट वॉशिंगटन की नई स्टारबक्स शाखा का असिस्टेंट मैनेजर था और ट्रेविस को अप्लाई करने में मदद की पेशकश की। 1 महीने के अंदर ट्रेविस सुबह की शिफ्ट में बरिस्ता के रूप में काम कर रहा था। ये 6 साल पहले की बात है। आज 25 साल की उम्र में ट्रेविस 2 स्टारबक्स स्टोर मैनेज करता है, 40 लोगों की टीम सुपरवाइज करता है और कंपनी को सालाना $2 मिलियन का रेवेन्यू देता है। उसकी सैलरी $40,000 है। ट्रेविस अब न तो काम पर लेट होता है, न ही बेवजह छुट्टियां लेता है। उसका अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण है। अब वह काम पर गुस्सा नहीं होता। एक बार जब ग्राहक ने कर्मचारी पर चिल्लाया, ट्रेविस ने उसे अलग ले जाकर शांति से कहा, तुम्हारा एप्रन एक ढाल है। जब तक तुम इसके पीछे हो, तुम मजबूत हो। पर ट्रेविस ने अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे लाया? यह सब स्टारबक्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम से शुरू हुआ। बरिस्ता के रूप में पहले दिन ट्रेविस ने एक प्रशिक्षण व्याख्यान में भाग लिया। यह कार्यक्रम स्टारबक्स कर्मचारियों के लिए था, जिससे वे मॉड्यूल पूरा करके कॉलेज क्रेडिट भी पा सकते थे। स्टारबक्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेविस की जिंदगी बदल दिया। इसने उसे काम पर ध्यान देना, जीवन जीना और भावनाओं को संभालना सिखाया। ट्रेविस कहते हैं, स्टारबक्स मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं जीवन भर इस कंपनी का आभारी रहूंगा। स्टारबक्स जानता था कि अच्छी सेवा के लिए कर्मचारियों को इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन चाहिए। इसीलिए कंपनी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और अच्छी आदतें विकसित करने पर लाखों खर्च करती है। स्टारबक्स के पास मैनुअल हैं जो बताते हैं कि मुश्किल हालात या रूखे ग्राहकों से कैसे निपटें। उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्राहक को गलत ऑर्डर मिलने पर गुस्सा आए तो पीने की दुकान पर कर्मचारियों को लाठी पद्धति सिखाई जाती है। ग्राहक को सुनना, शिकायत स्वीकारना, सही पेय बनाना, धन्यवाद देना और गलती का कारण समझाना। कर्मचारियों को इच्छा शक्ति, आत्म अनुशासन और अच्छी आदतें सिखाकर स्टारबक्स ने अपनी सफलता का राज खोल दिया है। कर्मचारियों की अच्छी आदतें बेहतरीन ग्राहक सेवा देती हैं। इसलिए स्टारबक्स सिर्फ कॉफी से कहीं ज्यादा है। यह एक अनुभव है। निष्कर्ष, आपने लिसा एलन के बदलाव, यूजीन पॉली की याददाश्त खोने के बाद आदतों पर निर्भरता के बारे में सुना। आपने ट्रेविस लीच की कहानी भी सुनी, जिन्होंने अच्छी आदतों और स्टारबक्स के मार्गदर्शन से अपना जीवन बदला। सच यह है कि आदतें हमारे जीवन को ऐसे तरीकों से आकार देती हैं जिन्हें हम अक्सर समझ भी नहीं पाते। और सबसे अच्छी बात, आपके पास इन्हें बदलने की शक्ति है। चाहे बुरी आदत को अच्छी से बदलना हो या नई दिनचर्या बनानी हो जो सफलता की ओर ले जाए, कुंजी है आदत पाश, संकेत, दिनचर्या और इनाम को समझना। तो आज शुरू करने से आपको क्या रोक रहा है? उन आदतों के बारे में सोचें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। इसे बड़ा होने की जरूरत नहीं है। छोटे लगातार बदलाव समय के साथ बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आदत की शक्ति की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। साथ मिलकर हम आदतों की शक्ति से बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अगली बार तक एक समय में एक आदत के साथ आगे बढ़ते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।